प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और उचित अपनी देखभाल कर रहे होंगे, अपने परिवार की भी और अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों की भी। आज हम जो पिछला व्याख्यान था उससे आगे चलेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी भाषा के उद्भव, हिंदी भाषा का जो प्रदेश है वो और हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार किया था। आज हम उससे आगे हिंदी भाषी प्रदेश में जो बोलियां बोली जाती हैं उनकी सामान्य चर्चा करेंगे। हमने कल देखा कि हिंदी भाषी प्रदेश कई सांस्कृतिक और भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ है और उसके आधार पर हमने बोलियों के कुछ तात्विक समानता के आधार पर बोलियों के समूह बनाए थे और उन समूह को हमने, कुछ बोलियों के समूह को हमने जो कल्चरल और ज्योग्राफिकल एक इकाई को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनकी बोलियों को हमने एक समूह के रूप में किया और उसको हमने नाम दिया था उपभाषा। और हमने जो उपभाषाएं निर्धारित की थी जो हिंदी भाषी प्रदेश में हैं वो थी, सबसे पहले हम अगर पश्चिम की ओर से चलें तो राजस्थानी, उसके बाद हमने पश्चिमी हिंदी नाम दिया है, फिर उसके पश्चिमी हिंदी नाम दिया और फिर उसके बाद पूर्वी हिंदी नाम दिया। दोनों में बड़ा एक तात्विक सा अंतर है, अलग अलग क्षेत्रों में ये फैली हुई हैं, लेकिन कल्चरल के और ज्योग्राफिकल के हिसाब से ये एक जैसी हैं। तो पूर्वी हिंदी अलग है, पश्चिमी हिंदी बिल्कुल अलग है। पश्चिमी हिंदी में भी आपके एक से अधिक राज्य शामिल होंगे और पूर्वी हिंदी में भी आपके एक से अधिक राज्य शामिल होंगे। फिर उसके बाद हमने दिया पूर्व की ओर चलते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम चलते हैं तो फिर आएगा आपका बिहारी। तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश है। लेकिन पहाड़ी जो क्षेत्र है हमारा, खासकर उत्तराखंड वाला जो इलाका, हिमाचल प्रदेश वाला, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये प्रदेश भी हमने अब हिंदी भाषा में दिया है। तो ये पहाड़ी प्रदेश होने के नाते एक अलग कल्चरल एक यूनिट है इसकी, तो उसको हमने नाम दिया एक उपभाषा के रूप में पहाड़ी। तो इस तरह से हमने 5 उपभाषाओं में हिंदी भाषी प्रदेश को बांटा है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं, नंबर 1 पश्चिम की ओर से जब हम चलेंगे, नंबर 1 आपका राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। ये एक स्ट्रेच है, पूरा लाइन है ये, पश्चिम से पूर्व की ओर। और फिर इसके अलावा हम थोड़ा उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो जो पहाड़ी प्रदेश है उसको हमने नाम दिया पहाड़ी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं। अब इन 5 उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां हैं आज हम मुख्यतः उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थानी को। जैसा कि नाम से ही आप परिचित हैं कि राजस्थानी राजस्थान की भाषा है और राजस्थान अपने समय में राजपूताना कहलाता था क्योंकि राजपूतों का यहाँ राज्य था, इसलिए एक अलग कल्चरल यूनिट है, ये अलग भौगोलिक प्रदेश है। ये आपको पता होगा, यहाँ थार रेगिस्तान भी है, अरावली पर्वत भी है और मैदानी इलाके भी हैं। और राजपूतों का यहाँ राज्य होने से रियासती राज्य हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आपको कम से कम यहाँ 21 रियासतें थी, 19 मेन रियासतें थी और 2 या 3 इनके छोटी रियासतें, ठिकाने जिनको बोलते थे। तो राजपूती जो रियासतें थी उनमें ये बटा हुआ था। तो ये तो स्पष्ट है कि बिल्कुल अलग मिलेगा, यहाँ पर वातावरण भी अलग मिलेगा, संस्कृति भी अलग मिलेगी। और आप अब भी महसूस करते होंगे कि यहाँ की हस्तशिल्प, यहाँ का खान पान, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के लोक कलाएँ, लोक संगीत, लोक नृत्य बिल्कुल अलग हैं। और हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो उसमें जो भाषा आती है वो राजस्थानी ही मुख्यतः भाषा है। हिंदी भाषा के नाम पर अगर आदिकाल में कोई भाषा मिलती है तो मैं कहना चाहूँगा कि वो राजस्थानी ही है प्रमुखतः है। और उसकी भी 2 शैलियाँ प्रचलित थी, 2 शैली का एक शैली बड़ी प्रचलित थी और वो थी डिंगल। अलग तरह की एक शैली थी ये। और आप जानते हैं कि डिंगल के नाम से, डिंगल के नाम पर बड़े विचार हुए। कोई कहता था कि डींग यानी कि डींगे हाँकने वाली ये भाषा है, बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्योंकि उस समय राजपूत राजा लड़ाइयों में ज़्यादा व्यस्त रहते थे और बाहर के आक्रमणों से देश को सुरक्षित करने के लिए यहाँ के कई राजाओं ने संघर्ष किया। उनका हम बड़े आदर से नाम लेते हैं। तो उस संघर्ष को देखने के लिए, उस दृश्य को वो करने के लिए यहाँ की एक जाति थी, चारण जाति थी, वो गान करती थी और युद्ध के लिए तत्पर करती। युद्ध के समय जो गाया जाता था एक तरह से वो डिंगल था। तो डींग हाँकने से इसका संबंध जोड़ा गया
लेकिन ये थोड़ा सा डेरोगेटरी लगता है। इससे अच्छा तो है, मैं एक और विद्वान ने जो बात बताई, कुछ लोगों ने बताया कि डमरू बजाने की आवाज़ होती है, उसको हम डिंगल बोलते हैं। तो ये मेरे को कुछ लगता है वहाँ के वातावरण को देख कर कि जब राजा लोग युद्ध में जाते थे, राजपूत युद्ध में जाते थे, तो उनमें उत्साहवर्धन के लिए कुछ ना कुछ बजाया जाता हो। तो डमरू जैसी आवाज़ें भी निकालते होंगे लोग, तो डमरू बजाते हुए ये लोग युद्ध के मैदान में चलते होंगे ताकि उत्साह से भरपूर हों और रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करें। तो उस समय जो उस डमरू की ध्वनि के साथ जो कुछ भी गाया जाता होगा, कविता के रूप में कहा जाता होगा, वो जो शैली थी वो डिंगल कहलाई। तो और जाहिर है, जब हम स्पष्ट है कि हम जब किसी में उत्साह देंगे, वीर रस की जब बात करेंगे, तो हमारे कुछ वर्ण हैं, जैसे ट है, ण है, ळ है, ये सब उसमें आपको मिलेंगे। मूर्धन्य खासकर जो वर्ण हैं वो सब इसमें आएंगे। और एक तरह की कहते हैं ना कि जोशीली भाषा का उसमें प्रयोग होगा, तो वो डिंगल कहलाती थी। और डिंगल के समानांतर ही अन्य क्षेत्रों में जो थोड़ी सी ब्रज से कहीं न कहीं प्रभावित थी, कोमल, मतलब जिसमें वीरोचित दर्प की भावना नहीं होती, कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थी, उसको हमने नाम दिया पिंगल। तो डिंगल की तर्ज पर पिंगल नाम था, उस भाषा को हमने पिंगल नाम डिंगल की समानता के आधार पर कहा। तो डिंगल मुख्य भाषा एक तरह से थी। तो राजस्थानी जो है, राजस्थानी मुख्यतः ये डिंगल तो एक शैली थी। दरअसल राजस्थानी की जो मुख्य भाषा थी वो मारवाड़ी थी, और मारवाड़ प्रदेश मुख्यतः जोधपुर और पाली वाला जो क्षेत्र है वो है। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे पश्चिमी राजस्थान की बोली मानी जाने लगी। तो राजस्थानी में 4 बोलियां हैं। हम एक पश्चिमी राजस्थानी कह सकते हैं जिसकी मुख्य जो बोली है, जिसको हम कहते हैं कि प्रतिनिधि बोली है, और मेरे ख्याल से राजस्थान की भी प्रतिनिधि बोली है वो है मारवाड़ी। एक बड़े प्रदेश में वो बोली जाती है। जोधपुर, पाली तो इसके केंद्र हैं ही, इसके साथ ही आप जैसलमेर, बाड़मेर, पूरा आप देखिए बीकानेर तक चले जाइए आप, और इधर नागौर वगैरह आदि जो इलाके हैं ये सब आपके मारवाड़ी में आ जाते हैं। मारवाड़ नाम मरु से भी संबंधित है, क्योंकि ये पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र मरुस्थल, थार मरुस्थल का हिस्सा है। तो मरु प्रदेश की भाषा को हम मारवाड़ी कहते हैं। और अब तो आप देखिए, मारवाड़ी भाषा का भी प्रतीक तो है ही है, लोगों का भी प्रतीक है। पूरे राजस्थानी समुदाय जो बाहर बस रहा है, विदेशों में भी और हमारे देश में भी, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? मारवाड़ी कहलाते हैं। तो मारवाड़ी एक तरह से बाहर हमारे पूरे राजस्थान के लोगों का प्रतीक हो गया है। तो इतना वो है। और इसमें आप देखिए मीरा की रचनाएं जो हैं सारी मारवाड़ी में मिलेंगी आपको। तो मारवाड़ी बड़ी प्रसिद्ध एक तरह से बोली और भाषा के रूप में प्रचलित रही है। तो पश्चिमी राजस्थान की बोली हो गई। इसी तरह फिर आप देखिए पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करके हम पूर्वी राजस्थान, अरावली के जो पूर्व में जो प्रदेश है वो पूर्वी राजस्थान है। लेकिन अरावली के जो पूर्व में जो प्रदेश है वो कई भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाइयों में बटा हुआ है, इसलिए यहाँ कई बोलियाँ हैं। पश्चिमी राजस्थान में आपको एक ही प्रतिनिधि बोली मिलती है मारवाड़ी, लेकिन यहाँ आपको, क्योंकि अलग अलग कल्चरल रीजन्स हैं, ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, तो यहाँ कई बोलियाँ आपको मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान की जो प्रतिनिधि बोली है वो है मेवाती। मेवाती मेव बहुल इलाके में बोली जाती है। और आप जानते हैं कि मेव एक समुदाय का नाम है जो अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों में रहता है, और साथ ही हरियाणा के जो अलवर से लगता हुआ इलाका है उसमें बसता है। तो ये जो पूरा इलाका है अलवर वाला, ये सारा सारा मेवाती भाषा का क्षेत्र है। इससे ये अर्थ कदापि न लगाया जाए कि मेवाती केवल मेवों की भाषा है। इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो मेव हों या गैर मेव हों, वो सभी मेवाती बोलते हैं। तो एक बड़ा इलाका है ये मेवाती का। तो पूर्वी राजस्थानी को हम मेवाती कहेंगे, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी कहेंगे। इसके साथ साथ जो मध्य राजस्थानी है, जिसको हम जयपुर को केंद्र मानते हैं, जयपुर वैसे मध्य में नहीं है, मध्य में तो अजमेर है, लेकिन अजमेर का वह इलाका जो जयपुर की तरफ का है वो जयपुर वाली बोली में ही आता है। और इसका एक नाम है ढूंढाड़ी। मध्य राजस्थानी का नाम है ढूंढाड़ी, क्योंकि जयपुर प्रदेश को, जयपुर के आसपास के प्रदेश को हम ढूंढाड़ कहते हैं। और इसका इलाका जो है, इसका जो क्षेत्र है वो जयपुर जिला तो है ही है, साथ में दौसा, सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा और टोंक, और अलवर का जो दक्षिण हिस्सा है, खासकर थानागाजी वाला हिस्सा, वो आपका ढूंढाड़ी में आता है।
अलवर में वैसे मेवाती मुख्य बोली है, लेकिन अलवर में कई बोलियां हैं, जैसे अहिरवाटी जो बहरोड, मुंडावर और कोटपुतली का हिस्सा है वो आपका अहिरवाटी का आता है। जो अलवर के जो बीचों बीच जो अलवर दिल्ली जयपुर की जो रेल लाइन है उसके जो पूर्व में पड़ता है हिस्सा वो सारा मेवात है। ऐसे ही जो दक्षिण में है थानागाजी वाला इलाका वो आपका ढूंढाड़ी में आता है। तो ये अलग अलग तरह की अलवर में भी बोलियां हैं, लेकिन आप एक बोली अगर प्रतिनिधि माने तो वो मेवाती मानी जाएगी अलवर की। तो इसी तरह जयपुर की ढूंढाड़ी मानी जाएगी। तो पश्चिमी राजस्थानी हो गया, पूर्वी राजस्थानी हो गया, मध्य राजस्थानी हो गया। इसके बाद अच्छा मध्य राजस्थानी में हम अजमेर को भी लेंगे, नागौर और ये सब चले जाएंगे आपके मारवाड़ी में। एक कल्चरल इकाई बची है हमारी शेखावाटी क्षेत्र। हम मोटे रूप में जब शुरू में वर्गीकरण किया गया भाषाओं और बोलियों के वर्गीकरण में हमारे विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, और उन्होंने शेखावटी को उन्होंने अलग से नहीं माना था, मारवाड़ी में शामिल किया था। लेकिन क्योंकि शेखावटी एक अलग कल्चरल रीजन है, तो जैसे मेवाती है ऐसे ही शेखावटी बोली भी अलग है। और ये इलाका जो है आपका उत्तरी इलाका मान लो आप इसको, जिसमें सीकर, झुंझुनू और चुरू मुख्यतः 3 जिले आते हैं। और इस पर जो प्रभाव है वो हरियाणा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हरियाणा सटे हुए ये इलाके हैं। तो शेखावटी आपका एक अलग से कल्चरल रीजन है, इसलिए उसकी बोली भी शेखावाटी हो गई। शेखा राजपूतों का यह राज्य था। फिर आप आइए दक्षिणी राजस्थानी, जो 4 प्रमुख भाग थे, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो दक्षिणी राजस्थानी जो मालवा क्षेत्र में है उसको हम मानते हैं, और इसमें आपके मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है और राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वो। तो झालावाड़ से जो नीचे मध्य प्रदेश का इलाका है जिसमें रतलाम है आपका, इसमें आपका रतलाम है, इंदौर है, ये सब आपके इलाके आपके मालवी में आएंगे, और हमारा झालावाड़ राजस्थान का। लेकिन एक और कल्चरल रीजन है राजस्थान में दक्षिण में ही, मेवाड़, खासकर उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा का हिस्सा। यहाँ क्या बोली जाती है? मेवाड़ी। इस बोली को हमने क्या नाम दिया? मेवाड़ी। और इसी तरह एक और कल्चरल रीजन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, जो गुजरात की सीमा से लगा हुआ है, वो कहलाता है बागड़। तो वहाँ की जो बोली कहलाती है वो है बागड़ी। तो इस तरह से ये हमारे कल्चरल रीजन राजस्थान के। एक और है राजस्थान में बड़ा कल्चरल रीजन है हाड़ौती का, जहाँ हाड़ा राजपूत राज्य करते थे, और वो है कोटा, बूंदी और बारा। तो ये जो हाड़ौती का क्षेत्र है, पठार भी है यहाँ पर, हाड़ौती का पठार बोलते हैं यहाँ पर। तो ये जो बोली कहलाती है यहाँ की, ये है हाड़ौती। तो हाड़ा राजपूतों के कारण यहाँ पर हाड़ौती बोली है, क्षेत्र भी हाड़ौती है। बागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं, तो बागड़ी बोली वहाँ हो गई, बागड़ प्रदेश है ये। मेवाड़ प्रदेश जो उदयपुर वाला मुख्यतः उदयपुर राजसमंद है वो हमने मेवाड़ी कहा। पूरा पश्चिमी जो भाग है अरावली के पश्चिम में, वो मारवाड़ी का हिस्सा हो गया। शेखावाटी जो क्षेत्र है सीकर, चूरू और झुंझुनू वाला हरियाणा सटा हुआ, वो आपका हो गया शेखावाटी। अलवर का जो इलाका है मेवाती हो गया। जयपुर का इलाका ढूंढाड़ी हो गया। और एक जो बच गया है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, वो वहाँ पर पंजाबी का प्रभाव है। तो वो वैसे मारवाड़ी में हम शामिल करते हैं, लेकिन उस पर प्रभाव पंजाबी का है, पंजाबी पुट उस पर ज़्यादा है, तो वो आप पंजाबी। ऐसे ही भरतपुर और धौलपुर में भी आप देखिए, भरतपुर में मेवाती भी है और भरतपुर में ब्रज भी है, करौली में भी ब्रज भी है और धौलपुर में भी कुछ ब्रज है। तो ये ऐसे मिले जुले से इलाके हैं राजस्थानी के। लेकिन मुख्यतः जो है 4 भाग हम करेंगे, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी और मध्य राजस्थानी। और इनके अलग अलग नाम हैं। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी का नाम है, मेवाती पूर्वी राजस्थानी का नाम है, मध्य राजस्थानी का नाम ढूंढाड़ी है और दक्षिण राजस्थानी का नाम मालवी है। और फिर हम राजस्थान के अलग अलग कल्चरल रीजन्स के हिसाब से जो जितनी बोलियाँ हैं वो हम मान सकते हैं। तो ये हमारा राजस्थान के इलाका है। आप अगर नक्शे में, आप मैप में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये हमारा राजस्थान है पूरा, ये हमारा पूरा राजस्थान है। तो अगर आप अरावली को, ये अरावली अगर आप माने, तो जो ये हिस्सा है, तो अगर मैं मानचित्र की बात करूं तो ये राजस्थान का इलाका है, जो हमारा ग्रे, जो येलो और ग्रे दिखा रखा है, जो मिट्टी वाले रंग का। और अगर हम माने, हम आपको अगर ध्यान हो नक्शे का, तो ये देखिए कि ये हमारा इलाका बनता है अरावली का। ये जैसे पेंसिल जहाँ मैंने रखी, ये अरावली मान लीजिए, अरावली ये इस तरह से ये तिरछा है। तो ये जो हिस्सा है इधर का पश्चिमी वाला, ये आपका मारवाड़ी का इलाका कहलाता है, और ये पूर्वी क्षेत्र है।
और आप इसमें कई कल्चरल रीजन आपके बनेंगे। बीच में ये पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें उदयपुर वाला जिसको मेवाड़ कह रहे हैं वो है, और आप देखिए सारे के सारे आपके इधर पड़ेंगे ये भी। तो ये आपका अलवर इलाका है जिसमें भरतपुर भी शामिल है। ये आपका मेवाती का इलाका है, ये आपका मेवाती का इलाका है, और ये आपका उदयपुर वाला इलाका मेवाड़ी का इलाका है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो नीचे दिखाई दे रहे हैं ये राजस्थान की सीमा पर ना गुजरात की सीमा पर, ये आपका बागड़ है, बागड़ी है। ये जो आपका झालावाड़ इलाका है नीचे, ये देखिए आप पूरा, जिसमें उज्जैन है, रतलाम है, देवास है, ये मध्य प्रदेश के हिस्से हैं, और हमारा झालावाड़ है पूरा। तो ये मालवा प्रदेश है ये, तो इसको हम मालवी कह रहे हैं, ठीक है। कोटा और बूंदी देखिए, कोटा बूंदी और 12 भी यही है। तो ये जो इलाका है ये हाड़ौती कहलाता है। और ये है आपका जयपुर, टोंक और जयपुर, और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, और दौसा का यही हिस्सा, और अलवर का जो थानागाजी वाला इलाका है वो इसमें दिखा नहीं रखा। अलवर का थानागाजी का इलाका सरिस्का ये जो पड़ रहा है ना, ये पड़ रहा है दक्षिण की तरफ, अलवर के दक्षिण में पड़ रहा है सरिस्का वाला इलाका। ये आपका मेवा ये ढूंढाड़ी का इलाका है। और ये देखिए आप चूरू, झुंझुनू और सीकर होगा, ये रहा सीकर, झुंझुनू और चूरू, ये इलाका आपका पड़ता है शेखावाटी का, और हनुमानगढ़ और ये पड़ रहा है आपका पंजाब से मिलता जुलता। तो यहाँ पर पंजाबी का पुट है, लेकिन ये पूरा इलाका मारवाड़ी का कहलाता है। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग हिस्सों में राजस्थान को बांटते हैं। तो ये हमारी राजस्थानी है, इसलिए हमने इसको एक उपभाषा दिया, और इसमें कई बोलियाँ हैं। राजस्थान के बारे में मैंने ज़्यादा चर्चा इसलिए की कि आप ज़्यादातर राजस्थान के रहने वाले हैं। अब हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं पश्चिमी हिंदी पर। पश्चिमी हिंदी में कई क्षेत्र हैं और उसके हिसाब से ही उनकी बोलियों के नाम हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में आता है आपका हरियाणा। राजस्थान के तुरंत बाद देखिए आपका हरियाणा आएगा। हरियाणा क्षेत्र जो है ये देखिए आप नक्शे में देखिए आप, पूरा हरियाणा, ये आपका पूरा हरियाणा है। ये देखिए आप, ये हरियाणा। तो पूरा हरियाणा एक अलग इकाई है और इसको हमने नाम दिया है हरियाणवी। कई लोग इसको बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू भाषा भी है ये, उबड़ खाबड़ नाम देते हैं इसको। हालांकि ये किसी भी भाषा भाषी को इस तरह बोलना कोई ज़्यादा उचित बात नहीं कहलाती। हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं होती हैं और उसके आधार पर उसका नाम है। तो ये हरियाणा वैसे समतल है, लेकिन इसकी भाषा को बांगरू बोलते हैं। अजीब सा विरोधाभास है ये। तो हरियाणवी इसको नाम हम देंगे। तो आप देखिए, दिल्ली को छोड़ के पूरा हरियाणा और ख़ासकर अंबाला तक, क्योंकि अंबाला के बाद फिर पंजाब का पूरा असर आ जाता है, तो वहाँ तो पंजाबी बोली जाती है। और पूरा ये इलाका सारा का सारा आपका खासकर, और जो मेवाती का जो मैंने जिक्र किया था कि अलवर के आसपास का जो इलाका है हरियाणा का, वो मेवाती वाला है, वो है आपका पलवल जिला। ये पलवल जिला है, देखिए आप, ये पलवल जिला है। और ये फरीदाबाद और ये हिस्सा जो है नूह वाला, नूह देखिए आप, ये नूह पड़ता है, ये हरियाणा है। ये नूह जिला भी है, एक जिला मुख्यालय है। तो ये इलाका, गुड़गांव भी कुछ इसमें है, कुछ फरीदाबाद है, कुछ पलवल है। ये इलाका आपका अलवर वाले इस मेवाती में पड़ता है, और बाकी पूरा हरियाणा हरियाणवी। तो हरियाणवी जो है ये आपका बांगरू कह सकते हैं, इसको आप हरियाणवी कह सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र आपका हरियाणा का हो गया, इसको हम एक अलग कल्चरल मानते हैं। फिर उसके बाद आता है दिल्ली वाला क्षेत्र। अब आप देखिए, दिल्ली के आसपास और यमुना के मानचित्र में आप देखिए हरियाणा का इलाका ये है। ये जो रेडिश इलाका जो है, जो गुलाबी से रंग का है, ये आपका हरियाणा इलाका है। तो पूरा हरियाणा हरियाणवी एक अलग इकाई है, इसलिए यहाँ की बोली का क्या नाम है, हरियाणवी है। इसमें दिल्ली का हिस्सा छोड़ दो और अंबाला के बाद जो पंजाब से लगता हुआ इलाका है वो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पंजाबी बोली जाती है। और जैसा मैंने राजस्थानी के संदर्भ में जिक्र किया था कि पूरी राजस्थानी में मेवाती बोली जाती है, और मेवाती में अलवर भरतपुर के अलावा हरियाणा का भी कुछ हिस्सा है। तो देखिए हरियाणा का ये जिला जो है नूह जिला मुख्यालय है। मेवात एक जिला है और उसका मुख्यालय नूह है। ये नूह यहाँ पर है, ये देखिए आप, बिल्कुल सीमा पर है ये इलाका। और फिर फरीदाबाद और गुड़गांव का ये मिला के इसके कुछ इलाके जो है ये मेवाती में आते हैं, बाकी पूरा हरियाणा आपका हरियाणवी में आता है। तो ये एक अलग कल्चरल यूनिट है। उसके बाद आप देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को यमुना नदी दो भागों में अलग अलग सीमा बनाती है। तो यमुना का जो पूर्वी भाग है, पश्चिमी भाग में तो हरियाणा हो गया, और दिल्ली भी हरियाणा के
दिल्ली भी यमुना नदी पर है और ये पश्चिम भाग में है, लेकिन पूरा दिल्ली और इसका पूर्वी भाग हरियाणा का, इसका यमुना नदी का पूर्वी भाग। और कौन कौन से भाग हैं ये देखिए आप, कहाँ तक हैं ये आपके बुलंदशहर, ये आपका गाजियाबाद, ये आपका मेरठ, और ये आपका बिजनौर, ये आपका मुजफ्फरनगर, और आप देहरादून के मैदानी हिस्सों तक तो यहीं रहे ना। तो आप देखिए हरियाणवी हो गया। फिर यमुना के जो पूर्व में जो हिस्सा है दिल्ली सहित, दिल्ली का इलाका और यमुना नदी के इस पूर्वी भाग का आप कहाँ से लेंगे, दिल्ली लेंगे, मेरठ लेंगे, ये नोएडा वाला इलाका आ गया, फिर गाजियाबाद आ गया आपका, फिर ये बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, आप देखिए यहाँ तक, और देहरादून का मैदानी हिस्सा, पहाड़ी हिस्सा नहीं, मैदानी हिस्सा, ये सारा इलाका आपका, ये इधर बुलंदशहर, ये इलाका पूरा यमुना का, ये इलाका जो है ये एक अलग कल्चरल यूनिट है। और यहाँ पर मुख्यतः किसान हैं। आप देखिए आज किसान आंदोलन ज़्यादातर इसी भाग के लोग हैं, किसान हैं ये, और जाट बहुल है। हरियाणा का ये हिस्सा भी जाट बहुल है, तो यमुना के दोनों ओर ये जाट बहुल इलाके हैं। तो हरियाणा अलग इकाई हो गया, ये अलग इकाई हो गया। तो ये अच्छा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुरु जनपद था। आपने कुरुओं का नाम जरूर सुना होगा, हस्तिनापुर भी यहीं है, मेरठ के आसपास है। तो ये इलाका कुरुओं के अधीन था पूरा, और उस समय तो हरियाणा वाला इलाका भी इनके पास था। कुरुक्षेत्र का मैदान इन्हीं के उसमें था, तो कुरुक्षेत्र में लड़ाई भी हुई थी इनकी भाइयों के आपस में। तो आप देखिए कुरु जनपद के नाम से फिर इस क्षेत्र की बोली का नाम क्या पड़ा, कोरवी। लेकिन कोरवी नाम उतना प्रचलित नहीं रहा जितना कि खड़ी बोली नाम पड़ा। तो खड़ी बोली कहा जाता है इस इलाके, दिल्ली वाला और यमुना के इस पूर्वी भाग में जो ये मैंने जो नाम बताए, ये क्या कहलाती है, खड़ी बोली कहलाती है। और खड़ी बोली ही आज की हिंदी की प्रतिनिधि बोली है, क्योंकि जो व्याकरण हमने किया है उसका ज़्यादातर भाग हमने खड़ी बोली से ही लिया है। अमीर खुसरो की जो भाषा थी वो खड़ी बोली ही थी दरअसल, क्योंकि दिल्ली उस समय सत्ता का केंद्र था, और जो मुसलमान जो सत्ता स्थापित हुई थी वो दिल्ली को मानकर हुई थी। तुर्क सबसे पहले आए थे, तो यहाँ एक जो भाषा विकसित हुई थी उनके संपर्क कारण वो खड़ी बोली हुई थी। खड़ी बोली के उस पर हम बाद में जाएंगे, खड़ी बोली नाम कैसे पड़ा। खड़ी पाई का इसमें बड़ा प्रयोग होता है, कुछ लोग उसके लिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्योर है, ये खरी है, इसलिए इसका नाम खड़ी बोली है। खैर उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, हम सामान्य परिचय प्राप्त करें। तो खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा हुआ, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और आपका गाजियाबाद, नोएडा आदि, ये सारे इलाके आपके खड़ी बोली में आते हैं। वैसे तो अब खड़ी बोली हिंदी का आधार बन गई है, पूरा व्याकरण उसके आधार पर हमने बनाया है। उसके बाद आता है, अच्छा, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्रज, ये एक बड़ी प्रमुख अपनी वो रही है भाई। ब्रज को भाषा का दर्जा भी मिला है। आपको पता होगा कि भाई सूरदास और जितना भी कृष्ण भक्ति काव्य है वो सारा का सारा ब्रज में है। और ब्रज क्षेत्र कौन सा था, जो सूरसेन जनपद था हमारा, वो सारा का सारा ब्रज क्षेत्र था। तो 84 कोस को हम बोलते हैं ब्रज का, लेकिन उससे भी बड़ा इलाका इस बोली का माना जाता है। तो ये देखिए आप, यूपी पश्चिमी हिंदी की जो तीसरी इकाई है वो है ब्रज क्षेत्र। ब्रज का, जैसा कि आप जानते हैं, ब्रज का अर्थ होता है गौओं का समूह या चारागाह। तो ये तो आप मानते ही हैं कि कृष्ण और गोपालक जो है बड़ा आपस में संबंध रहा है, तो गायों की और गायों को चराने के लिए यहाँ चारागाहों की प्रचुरता रही होगी, इसीलिए इसका नाम ब्रज पड़ गया। तो ये जो इलाका था ये आप, अच्छा, ब्रज उस समय जो जनपद था या जो भी था, तो ब्रज की राजधानी उस समय कौन क्या थी, मथुरा थी। मथुरा में वो कंस राज्य करता था, और उसके बाद उन्होंने यादवों का राज्य था। तो मथुरा आपका देखिए, मथुरा आपका है, आप इस उत्तर प्रदेश में देखिए, बिल्कुल ये मथुरा है। राजस्थान की सीमा, ये इधर राजस्थान में भरतपुर है ये, तो इसलिए मैंने कहा था कि ब्रज, भरतपुर में ब्रज भी बोली जाती है और मेवाती भी, दोनों हैं। जो अलवर की तरफ का है वो मेवात है, और जो मथुरा की तरफ का है वो ब्रज का हिस्सा है। तो देखिए ये मथुरा है। फिर उसके बाद आपका आगरा है। ये दो बड़े प्रसिद्ध केंद्र हैं ब्रज के, मथुरा, आगरा। फिर उसके बाद अलीगढ़ है। फिर उसके बाद आपका देखिए ब्रज में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली और बदायूं। बरेली और बदायूं भी इसी में आते हैं। ये आपका अलीगढ़ हो गया, यहाँ तक ये देखिए ब्रज है ये पूरा। और बदायूं भी आपका यहीं कहीं है, आप जब नक्शे में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, यहीं कहीं होगा। ये बदायूं रहा, देखिए बदायूं, और आपका अलीगढ़, ये आपका हाथरस, ये आपका मथुरा, ये आपका आगरा, ये आपके, और एटा, मैनपुरी, ये भी इसी में आते हैं। इटावा जो है ना, ये एटा और मैनपुरी भी, ये मैनपुरी रहा आपका, देखिए आप,
फर्रुखाबाद। तो ये इलाका आपका पूरा देखिए आप, ये ब्रज है। ये इलाका किसका था? कोरवी का था, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इस हिस्से को मिलाकर। ये आपका कोरवी कुरुओं का था, यानी कि खड़ी बोली का। और ये आपका ब्रज प्रदेश है, यहाँ ये देखिए, ये ब्रज प्रदेश है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं ब्रज। और ब्रज तो आप जानते ही हैं, एक भाषा के रूप में प्रसिद्ध रही है मध्यकाल में। पूरी भक्ति, कृष्ण भक्ति साहित्य हमारा ब्रज में ही है, और बड़ा इसका वो रहा है, बड़े बड़े कवि इसमें हुए हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा कन्नौजी। कन्नौज का जो इलाका है, कन्नौज, आप देखिए कन्नौज को पांचाल कहा जाता है। पांचाल, ये कुरु थे यहाँ पर, और यहाँ पर ये पांचाल थे। इनके आपस में बड़े बड़े झगड़े रहते थे। ये इलाका जो है आपका, ये इलाका, यहाँ तक तो आपके कुरु थे, रामपुर तक तो, रामपुर और मुरादाबाद ये तो। इसके बाद जो पीलीभीत वाला इलाका है आपका, शाहजहांपुर और पीलीभीत, ये देखिए बरेली, ये आपका कन्नौजी का पड़ता है। और कन्नौज को क्या बोलते हैं? कन्नौज वैसे भी एक राजनीतिक केंद्र रहा है, और इसलिए इसकी बोली का नाम हमने, वैसे ये कान्यकुब्ज नाम से बना है। और किसी समय में ये पांचाल राज्य हुआ करता था, जब आप महाभारत में आप पढ़ते हैं तो इसमें कन्नौजी में जो क्षेत्र है वो है शाहजहांपुर, पीलीभीत, हरदोई और कन्नौज स्वयं। तो ये जैसे मैंने बताया, शाहजहांपुर आपका ये रहा, बरेली ये रहा, पीलीभीत ये रहा, ये इलाका आपका। कन्नौज भी यहीं कहीं होगा, तो इसमें दे नहीं रखा होगा आपका, आप देख लेना। तो ये इलाका आपका पड़ता है यमुना के इधर, गंगा के उस पार पड़ता है। ये बड़े उपजाऊ, ये दोनों बड़े उपजाऊ मैदान थे, और इसलिए इनका झगड़ा रहता था, पांचालों का और उसका। तो ये आपका कन्नौजी हो गया, ठीक है। कन्नौजी के बाद फिर आता है पांचवी जो इसकी बोली है, वो है बुंदेली। और बुंदेली आप देखिए, बुंदेली पड़ता है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। आप देखिए, आपको पता होगा, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। तो बुंदेल खंड हुआ ना, वो बुंदेले वही होंगे बुंदेले। तो झांसी जहां है वहां बुंदेले, ये आपको याद रखने का एक वो है तरीका। तो झांसी आप देखिए सीमा पर कहीं है, वो झांसी अगर आप ढूंढ लेंगे मध्य प्रदेश के उसमें, तो आपको बुंदेली का पता लग जाएगा। और झांसी कहाँ है भाई? ये देखिए आप, झांसी कहीं मिलेगा, ये रहा झांसी, ये देखिए आप, झांसी यहाँ पर है। कहाँ? मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है, और यहाँ पर ही झांसी है। तो ये जो इलाका है आपका, ये इलाका जो है आपका बुंदेली कहलाता है। इसमें देखो टिक्कमगढ़ तक, ये टिक्कमगढ़ भी है इसमें, ये टिक्कमगढ़ है इसमें, देखिए आप। इसमें आपका ग्वालियर भी मिलेगा, इसमें आपका जालौन, हमीरपुर, बांदा, झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ये तो आपके उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। इसमें देखिए आप, ये सब मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो देखिए आपका कौन कौन सा है? ओरछा, पन्ना, दतिया, टिक्कमगढ़, ये देखिए ये चल रहे हैं आपके। दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, ये इलाके आपके मिलेंगे मध्य प्रदेश में। आप देखिए कहाँ हैं आप, बालाघाट वगैरह सब, ये तो सागर आ गया, ये कहीं मिलेंगे इधर आपके। ग्वालियर, भिंडी अलग चले गए। ये आप नक्शे में कहीं देखना, आपको मिलेंगे। महोबा वगैरह नहीं मिलेगा आपका। ये इलाका, मेरे कहने का मतलब ये इलाका जो है आपका, ये उरई तो ये रहा, देखिए आप, यहाँ तक तो आपका झांसी वाला इलाका जो है ये उरई तो ये ग्वालियर तक आप समेट सकते हो इसको। दतिया ये रहा, ये इलाका आपका, और वो सारे इसी में मिल जाएंगे आपको। ये इलाका आपका बुंदेलखंड है। वो सारे नाम इसमें दे नहीं रखे, नहीं तो आपको वो आराम से मिल जाते हैं, है ना। पन्ना जैसे ये रहा, देखो पन्ना तो मिल गया आपका, बांदा तो नहीं है इसमें, तो पन्ना है ना। तो पन्ना के पास योरछा होना चाहिए। बांदा, पन्ना अभी देखा था मैंने, होगा कहीं, होगा, चलो कहीं होगा, इसमें देख लेना आप, ये मिल जाएगा आपको। झांसी ये सब आपको मिल जाएंगे। पन्ना, ये रहा पन्ना, देखिए आप, पन्ना मध्य प्रदेश में है ये, छतरपुर वाला। तो ये इलाका हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका बुंदेली है। तो इस तरह पश्चिमी हिंदी जो है, अच्छा इसका मतलब हम क्या करें कि ये एक लाइन अगर हम खींच लें, कन्नौज, ये जो कन्नौज था, कन्नौज के बीच में ये अगर हम लाइन खींच लें, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी हो गई।
तो इसमें राजस्थानी अलग है और बाकी ये हरियाणा वाला इलाका और ये उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश का इलाका आपका पश्चिमी हिंदी में हो गया। तो ये सारी बोलियां कौन कौन सी होगी पश्चिमी हिंदी की? सबसे पहले हरियाणवी, फिर उसके बाद ब्रज, नहीं फिर उसके बाद खड़ी बोली जिसको कोरवी कहते हैं, फिर उसके बाद ब्रज, फिर बुंदेली और फिर कन्नौजी। कन्नौजी ऊपर है, बुंदेली नीचे की तरफ है। तो ये आप ऐसे समझें, नक्शे में आप और अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है ना। और ये आपका फिर पूर्वी हिंदी इलाका है। बिहार को फिर हम अलग बिहारी कहते हैं। तो ये देखिए आप, पूर्वी हिंदी का बड़ा इलाका है ये, और पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ भी शामिल होगा। तो इस तरह पूर्वी हिंदी काफी बड़ा इलाका है। पश्चिमी हिंदी में मध्य प्रदेश शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, हरियाणा शामिल है, तीन राज्य शामिल है। तो अब हम आते हैं पूर्वी हिंदी पर। पूर्वी हिंदी में जो खासकर आपका कन्नौज, लखनऊ से शुरू, ये मान लीजिए ये कन्नौज है ना, कन्नौज, हरदोई, ये सब आपके उसमें आएंगे कन्नौजी में। और इसके बाद जो इलाका है ये आपका पूर्वी हिंदी का है। तो पूर्वी हिंदी में देखिए आपकी कौन कौन सी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। सबसे पहले हम अवधी को डिस्कस करते हैं। अवधी जो है, अयोध्या नाम आपने सुना ही होगा, रामायण में अयोध्या नाम आता है, और अयोध्या से अवध बना, और अवध का जो क्षेत्र है, हमारे ब्रिटिश काल में इसका नाम अवधि था, अवध प्रांत था, और इसलिए यहाँ की बोली का क्या नाम है, अवधी है। देखिए बोली के नाम के पीछे कोई न कोई तो तर्क है ही। जैसे हरियाणा का हरियाणवी, राजस्थान का राजस्थानी, कुरु जनपद की का कोरवी, खड़ी बोली, हालांकि हमने उसको ज़्यादा प्रचलित नाम लिया है। ब्रज क्षेत्र की ब्रज भाषा ही हो गई है ना। बुंदेलखंड की बुंदेली, कन्नौज वाले इलाके की जो है कन्नौजी। तो इस तरह से ये आपका, तो ऐसे अवध प्रांत की जो है, अवध बड़ा क्षेत्र था अवध, इसको मध्य प्रांत या संयुक्त प्रांत भी बोलते थे। इसकी बोली को अवधि कहते हैं, और ये बहुत बड़ा है। पूरा एक तरह से उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, वो लगभग थोड़ा सा छोड़ के जो बिहार की तरफ लगता है, पूरा का पूरा इसमें। तो पूर्वी हिंदी में अवधी है, फिर बघेली है, और फिर छत्तीसगढ़ी है। 3 बोलियां इसमें आती हैं। तो अवधी जो है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का भाग है, बड़ा भाग है, पहले भी ये बड़ा प्रांत रहा है। तो पूरा जो आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वो सारा सारा आपका आएगा। लखनऊ से आप शुरू कर सकते हैं, लखनऊ, खीरी, लखीमपुर, आप देखिए सारे नाम यहाँ पर आप जितने भी नाम हैं, ये बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, फैजाबाद, अयोध्या, ये सारे, सुल्तानपुर, जितने भी ये नाम आपके आ रहे हैं, ये सब जितने भी, अमेठी, जौनपुर तक आपके ये नाम आ रहे हैं। ये सारे के सारे आपके, मैं आपको एक बार नाम ले देता हूँ इनके कि अवधि में कौन कौन से हैं। लखीमपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ जैसे बताया मैंने, लखनऊ को मेन यहाँ मान लीजिए, यहाँ से शुरू हुई है लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद जैसे मैंने बताया था अभी, फैजाबाद, सुल्तानपुर भी बता दिया, रायबरेली, और कुछ हिस्से इलाहाबाद और फतेहपुर और जौनपुर के। तो इलाहाबाद हमारा कहाँ है, इलाहाबाद, जौनपुर और फतेहपुर, तो मिर्ज़ापुर तक भी ये थोड़ा सा मान लीजिए आपको। तो इलाहाबाद, ये इलाहाबाद है। तो कहने का मतलब है कि जौनपुर ये है, सुल्तानपुर ये है, अयोध्या ये है, बलरामपुर ये, तो ये इलाका यहाँ तक, ये अवधि है भाई पूरा, समझ गए। तो ये जो हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है, सुल्तानपुर तक, और ये बताया था मैंने अभी आपको जौनपुर तक का हिस्सा, और बस्ती तक मानो आप इसको, ये इलाका जो है पूरा, यहाँ से लखनऊ से स्टार्ट करो इसको ऐसे, खीरी, लखीमपुर, लखनऊ, और आप इलाहाबाद तक चले जाइए, फतेहपुर, इलाहाबाद। तो हमने देखा कि मध्य उत्तर प्रदेश से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो ये भाग है, ये अवधि का क्षेत्र है। वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो पूर्वी हिंदी की शेष बोलियों को हम, और बाकी जो बच गई बिहारी और पहाड़ी को, हम अगले व्याख्यान में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।